Hello friends, this is your solo biker boy and welcome back. आज हम बात करेंगे मॉडर्न सुपर बाइक्स वर्सेस ओल्ड मतलब ये जो मिड 2000 वाला जो पीरियड था उस वक्त की सुपर बाइक्स के बारे में। मैं जब भी दोस्तों के साथ राइड पे जाता हूँ या कभी हम लोग बातें करते बैठते हैं तो ये टॉपिक बहुत बार निकलता है कि अरे यार मुझे एक सुपर बाइक लेनी है तो मैं कौन सी लूँ, ब्रांड न्यू लूँ या यूज सुपर बाइक लूँ। अगर यूज सुपर बाइक लेनी है तो लेटेस्ट जनरेशन की मॉडर्न सुपर बाइक लूँ या फिर पुरानी वाली मतलब 2001-2 से लेके 7-8-9 तक की लूँ। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो मैंने सोचा आज एक डिस्कशन वीडियो बना देते हैं ताकि ये कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत क्लियर होने में मदद हो सके। दोस्तों 2001 से लेके 2021 तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, मेनली ऑन द साइड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है उसके क्या बेनिफिट है। पहली चीज़ है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। ये जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो टेक्नोलॉजी आई है उसकी वजह से बाइक्स का परफॉर्मेंस बहुत बढ़ गया है। आप मॉडर्न सेगमेंट की कोई भी लीटर क्लास मतलब 1000 सीसी वाली बाइक ले लो, इट कैन ईजिली प्रोड्यूस 200+ हॉर्स पावर। दूसरी बात है रिड्यूस्ड एमिशंस। कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी की वजह से पोल्यूशन की जो लेवल थी वो कम हो गई है। तीसरी बात है इम्प्रूव सेफ्टी। ये मॉडर्न सुपर बाइक में जितने भी राइडर एड्स हैं उसकी वजह से राइडर की सेफ्टी इम्प्रूव होने में बहुत हेल्प हुई है। लेकिन ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी के कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं बोल सकते जिसको, बट इसकी एक और भी साइड है कॉइन की। तो वो क्या है? फर्स्ट, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये जो भी कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात ये है कि इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई है। तीसरी बात ये है कि ये जितने मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और ये इक्विपमेंट सब है, अगर इसमें बाइक में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इट इज़ वेरी हार्ड टू डायग्नोस इट एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू फिक्स इट अनलेस एंड अनटिल आपके पास स्कैनर वगैरह नहीं है। बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो अनलेस एंड अनटिल आप उसको स्कैनर या कोई डायग्नोस्टिक टूल कनेक्ट नहीं करते हो, यू कैन नॉट इजीली फाइंड आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉल्ट। और चौथी बात यह है कि हम लोगों ने ये कार्स में भी देखा है और साइमल्टेनियसली बाइक्स में भी देखा है। जितने ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बढ़ गए हैं बाइक्स में उतने रेट ऑफ फेल्योर भी बढ़ा है उसका। अभी इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है, सुपर बाइक्स के बारे में एक बात हमको बहुत ठीक तरीके से समझनी होगी कि दीज मशीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू रेस ऑन ट्रैक। ये बाइक्स रेसिंग के लिए बनी है, ये बाइक सिटी कम्यूट के लिए या ये बाइक टूरिंग के लिए नहीं बनी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि इस बाइक के ऊपर आप सिटी में कम्यूट नहीं कर सकते हो या इन बाइक्स के ऊपर आप टूरिंग नहीं कर सकते हो। मेरे पास सिर्फ एक ही बाइक है, 2008 की यामाहा R1 है, जिसके ऊपर मैं सिटी कम्यूट भी करता हूँ, टूरिंग भी करता हूँ। तो यू कैन यूज दीज बाइक्स फॉर कम्यूटिंग एंड टूरिंग पर्पज, बट वो टूरिंग के लिए या सिटी कम्यूट के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं होती है बिकॉज वो बाइक्स उसके लिए बनी ही नहीं है। ये बाइक्स बनी है रेस ट्रैक पे जाके रेस करने के लिए। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एड्स हैं, राइडर एड्स हैं, जैसे ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, व्हीली कंट्रोल है, स्लाइड कंट्रोल, पावर मैपिंग, 6 एक्सिस IMU मतलब इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट, क्विक शिफ्टर है, ब्लिप असिस्ट है, ये जितने भी एड्स हैं वो मैक्सिमम उनका यूज होता है रेस ट्रैक पे। और जितना मैंने स्टडी किया है और जितना मैंने पढ़ा है, इंडिया में जितने भी सुपर बाइक्स ओनर्स हैं उसमें से 15-20% ओनर्स ही ऐसे हैं जो बाइक्स को रेस ट्रैक पे लेके जाते हैं या रेस ट्रैक पे लेके जा सकते हैं। मे बी इंडिया में अभी सिर्फ 2-3 जगह पे ही रेस ट्रैक्स है, तो उतना लंबा जाके ट्रैक डे अटेंड करना किसी को पॉसिबल नहीं होता है। किसी का रेस ट्रैक के लिए जितना पैसा लगता है एक ट्रैक डे अटेंड करने के लिए, तो वो लोग सोचते हैं कि यार उतना ज़्यादा पैसा खर्च करके एक दिन सिर्फ ट्रैक डे अटेंड करना है, तो किसी को वो फिजिबल नहीं लगता है। बहुत सारे रीजंस है, बट सर्वे का रिजल्ट ये है कि 20% से ज़्यादा राइडर्स ट्रैक डे अटेंड नहीं करते। तो हम लोग अभी बात करेंगे जो रिमेनिंग 80% राइडर्स हैं उनके लिए, बिकॉज मेजॉरिटी पोर्शन तो वही है 80% का जो स्ट्रीट पे ये बाइक्स चलाते हैं। तो बेसिकली सुपर बाइक अगर आप स्ट्रीट पे चला रहे हो तो क्या ये राइडर एड्स सच में आपको उतने नेसेसरी है? ट्रैक पे इनकी ज़रूरत इसलिए है अगर आपके पास 200 या 200+ हॉर्स पावर की कोई बाइक है और आपको उसको उतने एग्रेसिव तरीके से चलाना है
तो उस वक्त विदाउट इलेक्ट्रॉनिक एड्स आप उतने एग्रेशन से वो बाइक नहीं चला पाओगे। मतलब उसमें एक्सीडेंट्स के या गलतियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिकॉज आप ट्रैक पे जब बाइक चलाते हो तो आपका सबसे मेन एम रहता है कि आपका लैप टाइम जितना हो सके उतना कम करना। अगर आपको लैप टाइम कम करना है तो आपको एग्रेसिवली बाइक चलानी पड़ेगी। एग्रेसिवली मतलब ट्रैक पे जब बाइक चलती है तो मैक्सिमम टाइम पीक आरपीएम पे रहती है, जहाँ पे वो मैक्सिमम पावर डेवलप कर रही है। ऐसे सिचुएशन में अगर आप छोटी सी भी गलती कर देते हो तो डिजास्टर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उसमें। तो इन दैट केस ये सभी इलेक्ट्रॉनिक एड्स बहुत काम में आने वाले हैं। बट आप ही सोचो, अगर एक सुपर बाइक मैं स्ट्रीट पे चला रहा हूँ तो क्या मैं 11-12,000 आरपीएम पे कांस्टेंट उसको चला सकता हूँ? नहीं चला सकता हूँ, बिकॉज उतना स्पीड मैं पब्लिक रोड पे ले ही नहीं सकता हूँ। सेकंड थिंग, पब्लिक रोड पे उतने हाई आरपीएम पे उतने ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाना सेफ भी नहीं है। तो होता क्या है इसमें, मैं जब ये स्ट्रीट राइड करता हूँ कोई भी सुपर बाइक, अगर मैं पब्लिक रोड पे चला रहा हूँ तो नॉर्मल कोर्स में मेरा आरपीएम रेंज क्या रहता है? 5,000, 6,000, 7,000, ये रेंज में नॉर्मल कोर्स में कोई भी बंदा सुपर बाइक रोड पे चला सकता है। ये आरपीएम लेवल पे यानी इतने पावर आउटपुट, मतलब वो आरपीएम पे जितना पावर आउटपुट वो बाइक दे रही है उसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल या स्लाइड कंट्रोल इसकी मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ती है। बिकॉज सी मेरे पास 2008 का अर्बन है और जिसमें एबीएस तक नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम अगर छोड़ देंगे तो बाकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें नहीं है। ना ट्रैक्शन कंट्रोल है, ना व्हीली कंट्रोल है, ना कोई पावर मैपिंग्स है, कुछ भी नहीं है उसमें। बट स्टिल मैं 5-6 साल से वो बाइक यूज कर रहा हूँ। मैंने रेनी सीजन में वो बाइक चलाई है, समर्स में वो बाइक चलाई है, बट मुझे आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि नहीं यार ये बाइक में इलेक्ट्रॉनिक एड्स नहीं रहने की वजह से मैं इसको चला नहीं सकता हूँ। ऐसा मुझे आज तक कभी महसूस नहीं हुआ। तो बेसिकली ये डिफरेंस है मॉडर्न सुपर बाइक्स और पुरानी बाइक्स अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि जितना कुछ इम्प्रूवमेंट मॉडर्न सुपर बाइक में हुआ है, क्या वो स्ट्रीट राइडिंग के लिए हुआ है या वो ट्रैक राइडिंग के लिए हुआ है। आप अगर इसका स्टडी करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जितनी भी मॉडर्न सुपर बाइक्स है उसमें जितने भी राइडर एड्स है उसमें 99% राइडर एड्स आपको सिर्फ ट्रैक पे यूज होंगे। हाँ, अगर आप बारिश में गाड़ी चला रहे हो और आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो पावर मैपिंग या राइडर मोड्स जिसे कहते हैं हम लोग, उसका यूज हो सकता है। बिकॉज बेसिकली उसमें होता क्या है, जो ए मोड रहता है जिसको रेस मोड भी बोलते हैं, वो मैक्सिमम पावर वाला मोड रहता है वेर यू कैन गेट 100% पावर आउटपुट। जो बी मोड रहता है जिसे हम स्ट्रीट मोड कह सकते हैं या सिटी राइडिंग मोड कह सकते हैं, उसमें आपकी बाइक का कंप्यूटर इंजन की पावर सर्टेन अमाउंट में कम कर देता है। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि वो पावर आ जाती है 70-75% के आसपास। और जो सी मोड या रेन मोड रहता है उसमें वो ऐसा पावर मोड है जिसमें आपकी बाइक लीस्ट पावर प्रोड्यूस कर रही है। मतलब उस पावर मोड में इंजन सबसे कम पावर प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं 50-55% के आसपास पावर आउटपुट मिल रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर एक राइडर मॉडर्न सुपर बाइक लेके उसको रेगुलरली बी या सी मोड में चला रहा है तो फिर उतनी हाई पावर बाइक लेके उसको क्या बेनिफिट मिला अगर वो ए मोड पे या मैक्सिमम पावर आउटपुट पे चला ही नहीं रहा है। सो दिस इज द थिंग। इसमें और एक पॉइंट आ जाता है रिलायबिलिटी या फेल्यूर रेट का। मैंने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं या मेरे साथ जितने भी इंसिडेंसेस हुए हैं उसमें मैंने देखा है कि मॉडर्न सुपर बाइक्स में ब्रेकडाउन का रेशियो पुरानी सुपर बाइक से थोड़ा ज़्यादा है। ये स्टेटमेंट किस हिसाब से लेना है मैं आपको बताता हूँ। पुरानी सुपर बाइक्स में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ज़्यादा नहीं थे। मैंने जैसे आपको बताया कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम अगर छोड़ेंगे तो उसमें बाकी तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स थे नहीं। मॉडर्न सुपर बाइक में क्या होता है, अगर आपका कोई वायरिंग सॉकेट थोड़ा लूज हो जाए तो वो बाइक आपको इंजन चेक लाइट शो करेगी। चेक इंजन लाइट आने के बाद अगर समझो बाइक आपकी चल भी रही है तो ये तो कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहेगा कि यार विद चेक इंजन लाइट मैं इसे चलाऊं या नहीं चलाऊं। उस केस में क्या होता है, आपको वो बाइक या तो डीलरशिप में भेजनी पड़ती है या डीलरशिप से कोई टेक्नीशियन जहाँ पे आप हो वहाँ पे बुलाना पड़ता है। मैंने कितने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जो 3 महीने 4 महीने पुरानी जो बाइक्स है राइडर्स राइड पे लेके आते हैं और ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक माल फंक्शन हो जाता है और उनको वो गाड़ी वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है डीलरशिप के लिए। अगर आप लद्दाख या स्पीति वगैरह की टूर पे जा रहे हो और आपके पास कोई एडवेंचर बाइक है जैसे BMW GSA 1250 है और उस टूर पे अगर आपको कोई सेंसर का कुछ इशू आ जाता है तो उस वक्त आप क्या करोगे। मतलब या तो वो बाइक आप जहाँ पे हो वहाँ से दिल्ली या चंडीगढ़
वहाँ पे भेज दोगे, या तो दिल्ली या चंडीगढ़ से कोई टेक्नीशियन बुला के ले लोगे। अगर आप टेक्नीशियन को जब फ़ोन पे बताते हो कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, और अगर आपका नसीब अच्छा है और उसके पास वो पार्ट्स अवेलेबल है, वो सेंसर अवेलेबल है, और वो उसके साथ में अगर कुछ पार्ट्स लेके आता है और उसमें से जो आपकी गाड़ी का पार्ट खराब हो गया है वो अगर लकीली वो साथ में लेके आया है, तो आपको वहाँ पे वो रिप्लेस कर देगा एंड योर प्रॉब्लम विल सॉल्व। बट अगर वो पार्ट उसके पास स्टॉक में है ही नहीं डीलरशिप के पास, तो आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि बाइक डीलरशिप भेजने के अलावा। तो ये जो चीजें हैं, पुरानी सुपर बाइक्स में क्या हो जाता था, नॉर्मल कोर्स में जो भी सुपर बाइक का काम करने वाला मैकेनिक रहता है, या अगर आपको उस बाइक के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप किसी भी टेक्नीशियन के पास जाके, उसी टेक्नीशियन को क्या करना है, आप जो बताओगे उसको वो खोलना है, आपको खुद को चेक करना है और उसको वापस असेंबल करना है। अगर पार्ट भी कोई जाता है, मैंने बहुत बार ये देखा है, ये जो 2001 से लेके 2008-9 तक की जितनी भी सुपर बाइक्स है, मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, उसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक का कोई पार्ट खराब हो जाता है, सेंसर छोड़ के, कोई सॉकेट है या कोई रिले है या वायरिंग का कुछ इशू है, उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो अपनी रेगुलर इंडियन बाइक्स जो है उसमें आते हैं। तो यू कैन इजीली स्वैप दैट पार्ट। मेरे साथ हुआ था, मेरे पास 2002 की CBR 954RR थी, उसका एक स्टार्टर का रिले आता है, वो रिले जल गया था। उस वक्त मैंने आई थिंक स्प्लेंडर में या जो भी इलेक्ट्रिक स्टार्टर वाली होंडा की जितनी भी बाइक्स है इंडियन मार्केट में, उसका रिले और CBR 954RR का या CBR 1000RR का रिले सेम आता है। तो ये एक बेनिफिट मिलता है पुरानी बाइक यूज करने का, कि उसके पार्ट इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, उसको डायग्नोस करना इजी हो जाता है। मॉडर्न सुपर बाइक्स में ऐसा नहीं है। मॉडर्न सुपर बाइक्स के एक तो पार्ट अरेंज करना, डीलरशिप में भी वो पूरे पार्ट स्टॉक में रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी आप गारंटी नहीं दे सकते हो। और मॉडर्न सुपर बाइक्स में जिसमें ये सब इलेक्ट्रॉनिक एड्स है, उसमें कोई इंडियन गाड़ी के पार्ट्स उसको मैच होने वाले ऐसे सिमिलर पार्ट्स है नहीं उसमें, तो वो एक थोड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। कॉस्टिंग की एक बात है, अगर आप यूज्ड सुपर बाइक भी लेते हो, 2019 या 2020 की कोई यूज्ड सुपर बाइक आपको लेनी है, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब 2019 या 2020 की कोई BMW लेना चाहते हो S1000RR, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 16-17 लाख रुपीज। वही अगर आप 2006-7 की या 8 की कोई बाइक लेना चाहते हो, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 5 to 7 lakhs। तो ये कॉस्टिंग का एक डिफरेंस उसमें हो जाता है। अभी हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की कंपैरिजन करते हैं। मेरे पास कुछ डेटा है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ 2008 Yamaha R1 वर्सेस 2021 BMW S1000RR। सबसे पहले है पावर। 2008 R1 प्रोड्यूस करती है 189 हॉर्स पावर एंड BMW S1000RR प्रोड्यूस करती है 207 हॉर्स पावर। मतलब 18 हॉर्स पावर R1 से ज्यादा प्रोड्यूस करती है S1000RR। टॉर्क की बात करते हैं, 2008 R1 प्रोड्यूस करती है 118 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। BMW S1000RR प्रोड्यूस करती है 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। मतलब 5 न्यूटन मीटर्स लेस टॉर्क है S1000RR में। 2008 R1 का कर्ब वेट है 189 kg। 2021 BMW S1000RR का कर्ब वेट है 197 kg। मीन्स 2008 R1 इज 8 kg लाइटर देन 2021 S1000RR। मैं ये बेसिक S1000RR की बात कर रहा हूँ, M पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ। 2008 R1 का 0 to 100 जो टाइमिंग रहता है, मतलब 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की स्पीड पे जाने के लिए इट विल टेक 2.64 सेकंड्स। 2021 BMW S1000RR का 0 to 100 टाइम है 2.96 सेकंड्स। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था ये फिगर्स देख के, कहीं पे मेरे हाथ से तो गलती नहीं हो रही है ये चेक करने में। मैंने 2-3 बार चेक किया अलग अलग जगह पे, बट 2008 R1 का टाइम है 2.64 सेकंड्स एंड BMW का है 2.96 सेकंड्स। मतलब 0 to 100 टाइम जो है वो R1 का कम है BMW से। 2008 की R1 माइलेज देती है अराउंड 11 to 15। मतलब मैंने जो चेक किया है, मुझे सिटी में तकरीबन 11-12 का एवरेज मिलता है एंड हाईवे पे 15-16 के आसपास एवरेज मिलता है। 2021 BMW S1000RR का मैंने जितने फोरम्स में चेक किया, वहाँ पे 10 to 13 का माइलेज फिगर्स है। अभी आते हैं हम लोग प्राइसिंग पे। अगर आप 2008 की R1 लेने जाते हो, तो अच्छी कंडीशन की जेन्युइन बाइक, लीगल बाइक जो प्रॉपरली मेंटेन हुई है, वो आपको 5 to 7 lakhs के बीच में मिल जाएगी। एंड 2021 BMW S1000RR अगर ब्रांड न्यू लेते हो आप, तो इट विल कॉस्ट यू नियरली अबाउट 22 lakhs। एंड सेकंड हैंड भी लेते हो 2019 या 20 की, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 16 to 17 lakhs। प्राइसिंग में एक और बात है कि 1 साल यूज करने के बाद अगर आप इसे बेचना चाहते हो, तो
R1 का आपको रीसेल आएगा 4 से 5 लाख के बीच में, एंड BMW S1000RR का रीसेल आएगा 7 से 9 लाख के बीच में। मतलब S1000RR में 9 से 10 लाख के आसपास टूटेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये मिड 2000 वाली कोई भी बाइक लेते हो, R1 है, GSX 1000R है, CBR 1000RR है, या कावासाकी की ZX10R है, कोई भी बाइक, तो वहाँ पे आप 1-1.25 लाख के बीच में आपके पैसे कटेंगे अगर आप 1 साल के बाद उसको बेचने जाओगे। तो ये कंपैरिजन जब आप देखते हो, तो मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर पूछोगे, इफ यू आर अ बिगिनर राइडर, मतलब आपने इससे पहले कभी 250 या 300 सीसी के ऊपर की कोई बाइक यूज नहीं की है और आप सुपर बाइक लेना चाहते हो, तब तो मैं आपको डेफिनेटली ये बोलूंगा कि आप सुपर बाइक लो ही मत। गो फॉर 650 या 600 सीसी सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी, उसमें से कोई बाइक ले लो। डायरेक्ट 1000 सीसी पे जाओ ही मत। बट अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस राइडर हो, जिनके राइडिंग के बारे में नॉलेज है, जिनको एक्सपीरियंस है राइडिंग का, देन अगर आपको ट्रैक पे बाइक चलानी है या ट्रैक राइडिंग करना है, देन गो फॉर मॉडर्न सुपर बाइक। बट अगर आपको पब्लिक रोड पे या स्ट्रीट पे राइडिंग करनी है, एक आध बार ट्रैक पे जाना है, साल में एक आध बार ट्रैक डे अटेंड करना है, इन दैट केस मॉडर्न सुपर बाइक लेने के कुछ ज्यादा बेनिफिट्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मुझे मॉडर्न सुपर बाइक्स में मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये लगता है, मॉडर्न सुपर बाइक्स आर डिस्ट्रॉइंग राइडर स्किल्स। अगेन दिस इज क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट यू कैन से, बट ये मेरा ओपिनियन है कि मॉडर्न सुपर बाइक्स राइडर स्किल्स, बेसिक राइडर स्किल्स जो रहते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जब आपके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक एड्स रहते हैं, राइडर एड्स रहते हैं, तो ओवर द टाइम क्या होता है, आप उनके ऊपर रिलाई करने लगते हो, रादर आप उनके ऊपर ओवर रिलाई करने लगते हो। एंड सी, राइडर एड्स ये क्रैश प्रूफ सिस्टम नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर 1000 सीसी की बाइक लेके किसी कॉर्नर में एग्जिट के वक्त आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्लाइड कंट्रोल है, सब कुछ है, बट आपने ओवर एग्रेसिवली अगर उसको थ्रॉटल दिया, इन दैट केस वो बाइक हाई साइड करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हुए भी इट विल हाई साइड। फॉर एग्जाम्पल, उस कॉर्नर पे उतनी स्पीड पे, उतने लीन एंगल पे 40% 45% थ्रॉटल अगर देनी चाहिए वहाँ पे, और आपने गलती से 50-55% थ्रॉटल दे दी, इन दैट केस इलेक्ट्रॉनिक्स विल हेल्प यू। वो पावर कट ऑफ करेगा या व्हील जो ट्रैक्शन लूज कर रहा है उसको रिड्यूस कर देगा। बट उसी कॉर्नर पे उतनी ही स्पीड पे, उतने ही लीन एंगल पे आपने अगर 80-85-90% थ्रॉटल दे दी, इलेक्ट्रॉनिक्स उसका काम करेगा, बट वो आपको हाई साइड होने से नहीं बचाएगा। दिस इज द थिंग। मतलब गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक एड्स रहने के बावजूद भी आपके स्किल्स डिपेंड करते ही है। तो मुझे ये लगता है, रादर देन रिलाइंग ऑन दोज इलेक्ट्रॉनिक्स, आप रिलाई करो आपके स्किल्स के ऊपर। ट्राई टू इम्प्रूव योर स्किल्स। और आप स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर पाओगे? अगर आपको स्किल्स इम्प्रूव करने हैं, पहले ये जो मिड 2000 एरा वाली जो बाइक्स है, उसमें से कोई बाइक ले लो, आप राइडिंग के स्किल्स इम्प्रूव करो। चाहे तो राइडिंग स्कूल अटेंड करो, ट्रैक पे थोड़ी प्रैक्टिस करो। अगर आपके नजदीक कोई ट्रैक नहीं है और आप ट्रैक पे नहीं जा सकते हो, तो नॉर्मल रोड पे विद इन द ट्रैफिक रूल्स एंड ये सब आप राइडिंग की तो प्रैक्टिस कर सकते हो। पार्किंग लॉट में प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ब्रेकिंग की प्रैक्टिस, ये सब जो चीजें हैं कि विदाउट ABS आप मैक्सिमम ब्रेकिंग किस तरीके से कर सकते हो। जितने भी नॉर्मल ये जो वर्ल्ड SBK वगैरह, ये जितनी भी रेसिंग बाइक्स है, उसमें वो लोग ABS यूज नहीं करते। बिकॉज ABS में क्या होता है, आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, और रेसिंग में मेन वही है ना कि आप जितना ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका कम करो, उतना आपका लैप टाइम कम हो जाएगा। वो हिसाब से वो लोग ABS यूज नहीं करते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि आपको इम्प्रूव आपके स्किल्स करने हैं। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा या इंसिस्ट करूंगा, ट्विस्ट ऑफ द रिस्ट नाम की एक बुक है। आपको अगर वो कहीं पे मिलती है तो वो बुक ले लेना, उसको पढ़ लेना। अगर बुक नहीं अवेलेबल है तो यूट्यूब पे ट्विस्ट ऑफ द रिस्ट नाम से एक एपिसोड है, वो एपिसोड देख लेना। उसमें बहुत डिटेल में बताया कि सुपर बाइक किस तरीके से राइड की जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्किल्स, आपका नॉलेज एंड आपका एक्सपीरियंस, ये इलेक्ट्रॉनिक एड्स से ज्यादा काम में आएगा आपको किसी सिचुएशन में। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक एड्स का और एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरीके से ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आई है, बहुत साल पहले उसी तरीके से एविएशन इंडस्ट्री में भी ये पूरी टेक्नोलॉजी आई थी। एविएशन इंडस्ट्री भी इसी तरह से इम्प्रूव हुई है। एविएशन इंडस्ट्री में कुछ साल पहले FAA ने, FAA मतलब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पायलट्स को ये कंपलसरी कर दिया है कि आप सर्टेन फ्लाइट्स के बाद कुछ फ्लाइट्स मैन्युअली फ्लाई करोगे। अभी ये उन्होंने क्यों किया? बिकॉज बीच में जो कुछ एविएशन के एक्सीडेंट्स हुए,
उसका एनालिसिस और उसका स्टडी करने के बाद उनको ये समझ में आ गया कि प्लेन्स में ये जो ऑटो पायलट सिस्टम होती है उस सिस्टम के ऊपर पायलट कुछ ज्यादा ही रिलाई कर रहे हैं। ऑटो पायलट सिस्टम ये होता है कि आप जब टेक ऑफ करते हो, टेक ऑफ करने के बाद सर्टेन टाइम के बाद पायलट ऑटो पायलट सिस्टम ऑन कर देते हैं। तो ऑटो पायलट सिस्टम क्या करता है, वहां से आपके डेस्टिनेशन तक कौन से स्पीड से जाना है, कितने एल्टीट्यूड से जाना है, कहाँ पे टर्न लेना है, ये आप जो पाथ आपने उसमें उस सिस्टम में दिया है उस पाथ से वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एयरक्राफ्ट को फ्लाई करेगा। ये ऑटो पायलट सिस्टम के यूज की वजह से क्या हो रहा था, कुछ सर्टेन सिचुएशंस में पायलट का जो रिस्पॉन्स है, उस सिचुएशन को रिस्पॉन्स करने की जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो रही थी। तो FAA ने फिर ये रूल बनाया कि सर्टेन फ्लाइट्स के बाद पायलट शुड फ्लाई द प्लेन मैन्युअली। सेम यही चीज बाइक्स के साथ होने वाली है कि राइडर्स इतनी ज्यादा रिलाई हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, और आप जब किसी दूसरी चीज के ऊपर रिलाई करने लगते हो तो आपके स्किल्स वहाँ पे कम होने लगते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि रिलाई ऑन योर ओन skills, don't rely on electronics. So finally, what is the conclusion? Modern superbikes और उनकी टेक्नोलॉजी, इट्स अ कॉइन। इसके दो साइड्स है, एक अच्छी साइड है और एक इससे होने वाला नुकसान नहीं कह सकते हम लोग, बट कहीं ना कहीं एज पर राइडर स्किल्स आर कंसिडर ये थोड़ा ड्रॉबैक क्रिएट करता है उसमें। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न सुपर बाइक लेने के बाद मुझे बहुत ज्यादा पावर मिल रही है, तो 18 हॉर्सेस इज नॉट दैट मच बिग डील। आप अगर नॉर्मल राइडर हो तो 18 हॉर्स पावर का डिफरेंस आपको समझ में भी नहीं आएगा। उसके लिए बहुत प्रोफेशनल राइडर होना जरूरी है कि उतना हॉर्स पावर का डिफरेंस समझ में आने के लिए। हाँ, अगर आप बाइक शो ऑफ करने के लिए ले रहे हो, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे है और आपको अगर बाइक लेके शो ऑफ करना है कि यार मेरे पास लेटेस्ट BMW है, मेरे पास लेटेस्ट R1M है, 25 लाख की 30 लाख की बाइक मेरे पास है, तो फिर गो फॉर ब्रांड न्यू बाइक और गो फॉर मॉडर्न बाइक। लेकिन अगर आपको राइडिंग सीखना है, राइडिंग एंजॉय करना है, आपके स्किल्स इंप्रूव करने हैं, आपको अगर एक बेटर राइडर बनना है, देन गो फॉर 2001 to 2010 वाली जितनी भी बाइक्स थी, गो फॉर दोज बाइक्स, बिकॉज उसमें आप आपके स्किल्स इंप्रूव कर पाओगे। सी, सुपर बाइक इज अ मॉन्स्टर। आप जब सुपर बाइक चलाते हो तो आप एक मॉन्स्टर के ऊपर बैठे हो, और यार मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब सुपर बाइक चला रहा हूँ तो वो बाइक उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करनी चाहिए जिस तरीके से उसको मैं इनपुट दे रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बाइक जिस तरीके से चलनी चाहिए ये मैं डिसाइड करूंगा, ना कि बाइक का कंप्यूटर डिसाइड करेगा। मैं जब भी ये मॉडर्न सुपर बाइक चलाता हूँ, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाइक को नहीं, बाइक मुझे चला रही है। मतलब मेरे इनपुट्स उतने मायने नहीं रखते उसमें जितना कि बाइक का कंप्यूटर जो बताता है वो मायने रखता है। सो दीज आर द थिंग्स, यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। सो दैट्स इट। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर आपको और ऐसे कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहते हो आप, तो मुझे कमेंट कर देना। आई विल बी ग्लैड टू डिस्कस। जो कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे पास है, ये 8-10 साल के राइडिंग में जितना भी नॉलेज मुझे मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।